गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे फिजिक्स में रोटेशनल मोशन में हमने इनर्शिया का डेफिनेशन लिखा था और हमने कुछ इनर्शिया के बारे में बातें की थी। तो हम वहीं इनर्शिया से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमने लिखा था फार्मूला mr², है ना। तो अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं, ये मान लीजिए एक्सिस है और एक पार्टिकल है m, है ना। तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस। क्या होगा डिस्टेंस? पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, r, है ना, r। और ये क्या है आपका एक्सिस। हमने ये डायग्राम बनाया था, है ना, ये डायग्राम बनाया था। तो जो अब देखें, अगर आप इसे देखें, ये जो मास है, मास ऑफ पीस है, और ये एक्सिस है। एक्सिस और इसके डिस्टेंस के बीच में कितना डिग्री बन रहा है एंगल, 90 डिग्री। डेट मीन्स इस आर को आप लिख सकते हैं एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आर परपेंडिकुलर क्यों? बिकॉज आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे आर परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑफ मास m। तो हमने जो कल फार्मूला लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इक्वल टू mr², एक्चुअल में जो r है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक्चुअल में वो क्या होता है, r क्या होता है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इसको लिखेंगे आप लोग mr परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल एक्सिस से r डिस्टेंस में होगा, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा होगा, तो हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से हम इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब बड़े मास का इनर्शिया ज़्यादा, है ना। दैट मीन्स, इट मीन्स पहला, सेकंड पॉइंट क्या होगा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब इनर्शिया किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इनर्शिया डिपेंड करती है, इनर्शिया डिपेंड्स, इनर्शिया डिपेंड्स on mass of particle, mass of particle and distance from the rotating axis, from the axis, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है, उस एक्सिस पे, उस एक्सिस से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये दो फार्मूला बताते हैं कि इनर्शिया मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, फ्रॉम द एक्सिस बाय विच इट रोटेटिंग, हाँ। अब ये मास पे डिपेंड करता है, तो आप ये बोल सकते हैं मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जब आप एक बहुत बड़ा डायग्राम लेते हैं, बहुत बड़ा मास लेते हैं, तो उसका जो पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। तो हम एक सेंटर ऑफ मास, एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट में हम ये मानते हैं कि कंप्लीट मास उसी पॉइंट पे सेंटर्ड है ना। तो अगर ये इनर्शिया आपका मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के साइज और शेप पे भी डिपेंड करेगा। क्यों साइज और शेप पे? क्योंकि ऑब्जेक्ट का अगर साइज बड़ा होगा, शेप थोड़ा इरेगुलर होगा, तो सेंटर ऑफ मास भी उसका अलग अलग जगह होगा, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये साइज एंड शेप पे भी डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि मास और रेडियस पे डिपेंड करता है ना। तो ये तो हुआ। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है आपका एक एक्सिस है, ये क्वेश्चन है, और इस एक्सिस पे एक रखा है m1। कौन है? m1। और इसे m1 से
M1 से डी डिस्टेंस पे है M2, राइट। और इस एक्सिस को हम नाम दे सकते हैं एक्सिस 2, इस एक्सिस को नाम दे सकते हैं एक्सिस 2, इसको हम नाम दे सकते हैं एक्सिस 1, और एक और एक्सिस बनाते हैं, इसको बोलेंगे एक्सिस 3। क्या बोलेंगे इसको? एक्सिस 3, है ना। तो हम और एक और एक्सिस बनाते हैं, एक और एक्सिस। मान लीजिए ये है देखो, हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा है? सेंटर ऑफ मास। आपको पता है कि अगर ये जो दो पार्टिकल अगर दो पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग पोजीशन पे रखे गए हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा जहाँ पे ये रखे गए हैं। लेकिन अगर आप इसको एक सिस्टम मान लें तो इसका सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में कहीं पे होगा, है, दोनों के बीच में कहीं पे होगा। तो अगर हम एक एक्सिस बनाएं जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा, मान लीजिए एक एक्सिस होगा, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। किसका सेंटर ऑफ मास? M1 और M2 का सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर एक एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास मतलब एक एक्सिस है, तो उस एक्सिस से अगर हम देखें कि M1 और M2 का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक्सिस है तो इस एक्सिस से M1 का डिस्टेंस होगा R1, मान लीजिए R1, M2 का डिस्टेंस होगा R2। देखो हमने फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास दो पार्टिकल हैं M1 और M2, हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्सिस 1, एक्सिस 2 और एक्सिस 3, है ना। तीन एक्सिस है हमारे पास, और एक चौथा एक्सिस हम बना रहे हैं जिसको बोले सेंटर ऑफ मास, है ना। एक चौथा एक्सिस वो है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है मतलब ये मान लीजिए ये चौथा एक्सिस है, ये मान लीजिए चौथा एक्सिस, एक्सिस 4, इसको बोलेंगे एक्सिस 4। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस सिस्टम का। इसको हम मान लेंगे कंप्लीट सिस्टम, इसको हम क्या मानेंगे? इस पूरे को हम मान लेंगे सिस्टम। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पार्टिकल है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट कंसीडर करोगे तो हम इसको बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम इज ग्रुप ऑफ मोर देन 2 पार्टिकल, है ना। तो अगर दो पार्टिकल है, दो से अधिक पार्टिकल है तो उसको आप सिस्टम बोल सकते हो। अगर ये सिस्टम है तो अगर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये तो आप लोगों ने कल लिखा था इसको, है ना। एक बार और इन दो लाइनों को लिख लेंगे। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बाय विच इट रिवॉल्विंग और रोटेटिंग, है ना। और इसी से और जो इनर्शिया होता है उसका फार्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको पता है मास क्या होता है? मास होता है आपका स्केलर। क्या होता है? स्केलर। और डिस्टेंस क्या होता है? ये भी स्केलर है। तो स्केलर और स्केलर जब गुणा होगा तो बनेगा कौन? इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होगा? ये भी स्केलर, मतलब ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। और कैसा स्केलर होगा? पॉजिटिव स्केलर। कैसा स्केलर होगा? पॉजिटिव स्केलर, है ना। तो आप इतना लिखेंगे। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे हम गौर करेंगे कि इस क्वेश्चन पे हम क्या क्या कर सकते हैं। आराम से आया करो भाई, आराम से तो आए हैं, आराम से आया करो, एकदम आराम से आए हैं। आराम से आया करो। प्लीज इतनी जल्दी नहीं आने का। नहीं, एकदम आराम से चला के आए हैं, एकदम आराम से। 20-30 की स्पीड में। चार्जर रखा है लेकिन मैं फोन चार्ज करके अभी नहीं, अभी पहले मेरा। आप रखो चार्जर। कितना है तेरा? 25% कुछ हो गई। मेरे से बहुत ज़्यादा है, डबल वो से। आई एम रिच। ले भाई पैसा ले तेरा। हाँ यार, तो ऑनलाइन भेजना। नहीं कैश एटीएम से निकाला हूँ भाई। तो रखे रहना, काम ही आएगा तेरे। रखो ऑनलाइन एक बार पैसे निकालता हूँ, नहीं निकालता हूँ। कल मैं तो नहीं बोल रहा था निकालने के लिए, थोड़ा रखे रहे मस्त। नो यहाँ रूम अच्छा है। साला लिफ्ट हो गई, एक इसको लिफ्ट हो गया, अभी फिर आएगा वो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पर।
तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन को हम। तो यहाँ तक हमने समझा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस कैसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कैसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो मास रोटेट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर कोई मास बड़ा मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा, है ना। और हमने देखा कि अगर ये मास और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर मतलब साइज और शेप पे भी डिपेंड करेगा। हमने ये चीज़ें डिस्कस की है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में पहला पार्ट लिखे हम, पहला पार्ट, तो फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस वन, पहला क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे? इसी में सब चीजें सेम लिखेंगे, लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस टू। थर्ड, सभी चीजें सेम, फिर से सेम, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस थ्री। फोर्थ अलग लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सेम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस of center of mass by which center of mass find out the moment of inertia with respect to the axis of center of mass of the system। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हुए, इसी क्वेश्चन के 4 पार्ट हुए हमारे पास, है ना। तो देखते हैं अगर पहले पार्ट को देखें, पहले पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में? एक्सिस वन के रिस्पेक्ट में। तो एक्सिस वन कहाँ पे? आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक्सिस वन, ये एक्सिस है। सबसे लेफ्ट साइड में जो एक्सिस बना हुआ है हम बोलेंगे इसको एक्सिस वन। और अगर ये एक्सिस वन है तो एक्सिस वन पे देखिए कौन कौन से मास है? M1 मास है। और एक्सिस टू पे कौन मास है? M2। तो हम लिखेंगे पहला पार्ट के लिए हम सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आप पहले पार्ट को देखें तो पहले पार्ट को हम देखिए, हम लोग 4 पार्ट के अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, लेकिन ये बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो हम एक ही बार समझ लेंगे कि डायग्राम से कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये हमारे पास, हम बात कर रहे हैं एक्सिस वन के, तो हम अगर एक्सिस वन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किसी और एक्सिस पे ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो ये हमारा एक्सिस वन हुआ। इस एक्सिस वन पे हमारा मास रखा गया था M1, राइट। इससे d डिस्टेंस पे हमारे पास एक और मास है M2, ये भी सही है। और कोई मास है क्या? नहीं है हमारे पास। तो इस डायग्राम में हमारे लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए हमारे पास 2 पार्टिकल हैं और एक एक्सिस है, और हमें और एक्सिस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम पहले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं और पहले पार्ट में हमसे इतना ही जानकारी पूछा गया है ना। तो इसको पहले पार्ट के लिए इस डायग्राम को बना सकते हैं। अब देखो क्या होगा, हम लिखेंगे आई, हमने लिखा था, हमने आई का फार्मूला क्या लिखा था? M/R परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने लिखा था M परपेंडिकुलर R स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मास कितना है? M1, राइट, M1। इस M1 का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0। फिर से देखेंगे, इसका मास कितना है? M1। इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 0। हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपने लिखा है स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है? नो डायरेक्शन। प्लस अपॉन M2, अब लिखेंगे प्लस। अब जोड़ते जाएंगे क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव होता है। हमने लिखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट मीन्स ये हमेशा जुड़ते जाएगा। तो अगर इसको ऐड करेंगे, इसका मास कितना है? M2। M2 का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? D। अब लिखेंगे D का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास I का वैल्यू आया, I को नाम देंगे I1। I1 क्यों? क्योंकि हम एक्सिस 1 के रिस्पेक्ट में निकाले, इसलिए हम इसको नाम देंगे I1। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आई M2D स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा आंसर। पहले सब पार्ट का हमारा आंसर आ गया M2D स्क्वायर। और ये उसका डायग्राम। तो जितना हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हमने उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया, बाकी चीज़ों को हमने छोड़ दिया। ये तो पहला हो गया, है ना। अगर हम वैसे ही सेकंड को बनाए, तो हम लिख सकते हैं सेकंड के लिए। लिखें हम, अगर सेकंड के लिए क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक बार देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन मिटाते हैं, उसके बाद फिर उसकी जगह पे लिखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
ये एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है ना, ये इंटू है। क्या है? इंटू। हमको डिस्टेंस का इंटू करना था तो ये इंटू है, इसको एक्स नहीं मानेंगे। तो क्वेश्चन को मिटाया जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए इसमें। तो देखते हैं अगर हम सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस 2। हमारा सब पार्ट क्या था? सेकंड सब पार्ट था हमारा, अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में? एक्सिस 2 के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप एक्सिस 2 को देखें तो ये है आपका एक्सिस 2। ड्रॉ करते हैं इसको, ड्रॉ किया इसको, बना, इसको बोलेंगे एक्सिस 2। क्या बोलेंगे इसको? एक्सिस 2। और एक्सिस 2 पे कौन सा मास है? m2, राइट, m2। और m1 कहाँ पे? m1 यहाँ पे है, m1। और m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस कितना है? d के बराबर, है ना। तो ये हमारे पास m1 और m2 दो मास हैं, मास ऑफ पीस, और उसके बीच में डिस्टेंस है d। और अगर आप एक्सिस 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो आप केवल एक्सिस 2 बनाएंगे, बाकी एक्सिस पे ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ अभी इस डायग्राम को देखिए, हम अगर हम इनर्शिया लिखना चाहें तो m2 एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस m1 एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? d, तो d का स्क्वायर। तो हमारे पास i आया, i2 की वैल्यू आया m1d², है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, है आंसर आ गया। तो अगर हम थर्ड पार्ट बनाए, थर्ड पार्ट क्या था? हमसे पूछा गया था कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस 3। एक्सिस 3 कहाँ पे? एक्सिस 3 है नीचे, है ना। एक्सिस 3 कहाँ है? नीचे। तो अगर मैं इसको बनाऊँ, ड्रॉ करूँ, तो ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2, इनके पीछे डिस्टेंस है d। और जो एक्सिस है, एक्सिस 3, वो कुछ ऐसा है, एक्सिस 3। अब अगर देखो आप, हमने एक्सिस 3 के बीच का डिस्टेंस दिया है क्या? नहीं दिया है। इस डिस्टेंस को आप लिख लेंगे, ये डिस्टेंस है h के बराबर। क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया गया h, है ना। अगर ये डिस्टेंस h है, अगर ये डिस्टेंस h है, तो आपको पता है कि अगर ये h है तो ये भी h होगा और ये भी h होगा, राइट। ये भी h होगा, ये भी h होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं I इक्वल टू m1 का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? h स्क्वायर प्लस m2 का डिस्टेंस कितना है? h, तो h का स्क्वायर। आंसर हमारे पास क्या है? h कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या? m1 प्लस m2 h का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग अलग आ रहा है ना। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एक्सिस से, और आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो आप डिस्टेंस लेंगे वो नॉर्मल डिस्टेंस नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसका मतलब कि जो लाइन बनेगी डिस्टेंस की या पोजीशन वेक्टर की, वो लाइन और एक्सिस लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। तो हमारे पास 3 पार्ट हो गए। अगर हम लास्ट चौथे पार्ट को अगर हम सोल्व करें, इस क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसमें से अननेसेसरी चीज़ों को मिटाया जाए चौथे पार्ट के लिए। तो हम अननेसेसरी चीज़ों को हटाते हैं। तो ये था हमारा डायग्राम। क्या था हमारे पास? ये था हमारा डायग्राम। हमको बोला गया था कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास होती है तो आपको उसका लिखना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखेंगे I4 नाम देंगे इसको, इसको नाम देंगे I3, है ना। तो m1 का लिखेंगे m1 इस एक्सिस से m1 का डिस्टेंस है r1 स्क्वायर प्लस m2 का डिस्टेंस है r2, तो अब लिखेंगे m2 r2 का स्क्वायर। अब r1 r2 तो ये आपने माना है, r1 r2 निकलेगा कैसे? तो हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि r1 जब भी दो पार्टिकल होंगे तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो आप लिख सकते हैं r1 इक्वल टू किसके बीच का डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास और m1 के बीच का।
तो गुणा करेंगे m2 और टोटल डिस्टेंस d अपॉन m1 प्लस m2। हमने ये फार्मूला देखा था सेंटर ऑफ मास में, अगर आपको याद होगा तो आप याद कर पा रहे होंगे कि हमने ये फार्मूला लिखा था। तो ये डिस्टेंस निकलेगा r1 r2 का, है ना, r1 r2 का डिस्टेंस कितना है ये, और ये हमारा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इतना इस क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट देखा और हमने समझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से डिपेंड करती है। तो इसको आप लिख लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गिरडा तो गिर गया, गिरडा तो गिर गिर गया यार साला, मेरे भी लॉस हो गया यार, कल तक प्रॉफिट में था, लॉस हो गया। नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट का है, बढ़ेगा, बेच दिया गया। अभी तक तो नहीं, लेकिन मन तो मेरा बेच ही दूँ। लॉस में मत भी भेज दो, बता रहा हूँ प्रॉफिट में आएगा, 2 दिन रुक जाए। तेरा बात सुन के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई पता है, कल 350 कमाया था उससे, और लेकिन आज निकाला नहीं मैं, आज लॉस में चला गया 250 रुपये। स्विट्जरलैंड बेच दिया क्या? अभी जस्ट लॉस में था कि प्रॉफिट में था? लॉस दे रहा था, लॉस दे रहा था, क्यों बेच दिया गया? 30 रुपये लॉस। वो प्रॉफिट में जाएगा ही नहीं, मेरे को भरोसा है। कैसे जाएगा? और उसका रेट उसी में ऐसे 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 फिर ऐसे 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 नीचे ही गिरता है मेरे से। और जितना दिन रखूंगा ना, उससे पहले मैं दूसरे में लेके प्रॉफिट निकाल लूंगा। उसमें रखे रहूँगा, धीरे धीरे हो रहा है, उससे अच्छा मैं किसी और में डाल के थोड़ा सा भी बढ़ा के खुश हूँगा उसमें। अभी जस्ट बिका। चलो भाई खाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पे 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल, और 4 पार्टिकल मिलके एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्क्वायर के आर्म की लंबाई है ए, और 4 पार्टिकल हैं, एम मास, सबका मास एच है, एम है। तो वी हैव 4 पार्टिकल ऑफ इच मास हैविंग एम किलोग्राम मान सकते हैं इसको। और इनके बीच जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज ए मीटर मानेंगे इसको, ए मीटर, इसको ए लिखेंगे ए मीटर, ये एम किलोग्राम होगा, है ना। तो हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ऐसा ही यूनिट में मेजर करते हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, हम इसको नाम देंगे स्क्वायर, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना। अगर चारों ही आर्म की लंबाई ए होगी तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस √2a, है ना। तो हमारे पास एक एक्सिस है एक्स, जो पीछे की ओर बढ़ाएं तो ऐसे जाएगा, ये एक एक्सिस वाई, पीछे की ओर बढ़ाएं तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। एक और एक्सिस नाम देते हैं जेड, लेकिन आप जो जेड एक्सिस जानते हैं वो जेड एक्सिस नहीं, यहाँ पे हम खुद नाम देंगे जेड एक्सिस का। जो जेड एक्सिस पास करेगा कुछ इस तरीके से, इसको नाम देंगे जेड एक्सिस। मान लीजिए ये हमारे पास है, इसको नाम देंगे जेड एक्सिस, है ना, जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल है एम एम एम, और सबका मास क्या है, इक्वल, सबका मास इक्वल है, और इनका सेंटर आपको दिख रहा होगा। और इनके बीच में किसी भी दो
पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है a, किसी भी टू कंजिक्यूटिव पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है a, है ना। तो अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं कि अलग अलग एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्स एक्सिस पे देखिए क्या है, ये वाला m है और ये वाला m है, तो इनका और इनके, इसके और एक्स एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है 0, इसके और एक्स एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है 0, तो हम लिख सकते हैं m इंटू डिस्टेंस कितना है 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस 0 है, और इस m का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से a, तो a का स्क्वायर प्लस इस m का डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से a, अब लिखेंगे m इंटू a का स्क्वायर अपॉन 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 हम लिखते ही नहीं इसमें है, ये तो हम सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 2ma का स्क्वायर, तो ये निकल गया I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इसका ये m और ये m उसी एक्सिस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा, ये m और ये जो एक्सिस है इसके बीच में डिस्टेंस है a, तो आएगा m a का स्क्वायर प्लस m a का स्क्वायर, इस पार्टिकल के लिए m a का स्क्वायर, फिर से आगे इसका 2m a का स्क्वायर, तो ये निकल गया आई वाई। अब अगर मैं निकालूँ जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये है जेड एक्सिस, है ना, ये क्या है, ये है जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस है तो अगर मैं पर इस पार्टिकल का डिस्टेंस देखूँ, इस पार्टिकल का डिस्टेंस, तो इस पार्टिकल का मास होगा m, और इसका जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना होगा, आपको पता है कि अगर ये a है, ये भी a है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस है √2a, डिस्टेंस कितना होता है √2a, तो यहाँ से इसका आधा डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ इसका आधा है, हाफ है, तो हाफ मतलब इसको अगर x मानूँ, इसको मानूँ अगर x मानूँ, x नहीं, x हमने नाम ले दिया है, इसको क्या करेंगे, अगर ये √2a है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा √2, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, √2a का हाफ आधा, तो आंसर कितना आएगा a/√2, a/√2 ना, सो हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस होगा a/√2, मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस मास का पोजीशन कितने डिस्टेंस से है, a/√2, a/√2 का स्क्वायर। तो हमने इस पार्टिकल का डिस्टेंस लिख लिया। अब इस पार्टिकल को देखें तो ये पार्टिकल तो इसी एक्सिस पे है, इसका डिस्टेंस कितना है 0, ये पार्टिकल भी इसी एक्सिस पे है, इसका डिस्टेंस कितना है 0, बचा ये पार्टिकल, तो इस पार्टिकल का मास m, डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस से a/√2 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करेंगे इसको तो पाएंगे m a²/2 प्लस m a²/2, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया m a² के बराबर। जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया m a²। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जब भी हमको क्वेश्चन मिलेगा हमको। तो ये तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके पार्टिकल के बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई दे, है ना। अब हमने ऐसा सेंटर ऑफ मास में किया था। सेंटर ऑफ मास में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि हमने पहले ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए जिसके पार्टिकल के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, तो वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। तो इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कितने स्कूल जुड़े हैं, 1 2 3 क्या
3 स्कूल जुड़े हैं। उसमें लेकिन बहुत सारे स्कूल दिखाता है यार, और ग्रुप में 12th वाले 11th वाले इसमें नहीं, वहाँ पे बोल रहा हूँ। पता नहीं यार, 3 स्कूल जुड़े दिख रहे हैं, 3 स्कूल हैं। एक जावंगा हो गया, एक आस्था विद्या मंदिर। पता नहीं यार, आस्था है, कन्या शिक्षा परिसर है, बचेली का वही है। खड़े खड़े सब पे कहते हैं। जैसे आप भी पढ़ाया करो, ऐसे अब कंटिन्यू पढ़ाते हो, ऐसे आप भी पढ़ाया करो, पढ़ा कर एक दो मिनट लिखने की छोड़ दिया करो। ट्रेनिंग तरह पढ़ाते हो आप, बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए शांत रहिए। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास, ये तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल के लिए। अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम मतलब क्या होगा, अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, कंटिन्यूअस बॉडी किसका क्या होगा। तो कोई भी रेंडमली डायग्राम लेते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा रेंडमली डायग्राम है। अगर ये रेंडमली डायग्राम है तो इसके पार्टिकल क्या है, पार्टिकल पूरे पार्टिकल ऐसे क्या है, चिपके हुए हैं, ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, सॉलिड बॉडी। तो सॉलिड बॉडी में आप पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस देख के पता नहीं कर सकते। आप सॉलिड बॉडी में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस देख के पता नहीं कर सकते, तो हम उसको बोलेंगे एक कंटिन्यूअस बॉडी, जिसमें पार्टिकल आपस में कंटिन्यू मैनर में है, कंटिन्यू मैनर, इसको बोलेंगे सॉलिड, सॉलिड नहीं, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बॉडी। अब इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिखे थे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो एग्जाम्पल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर इसके अगर हमको कंटिन्यूअस बॉडी में हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, या फिर और आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, या आई इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम। डी एम क्या होगा आपका, आप डी एम को लिख सकते हैं, डी एम इज अ मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट, मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट। ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट है ना। और बाकी तो जानते हैं आर क्या है, आर क्या है आपका डिस्टेंस, एक्स क्या है डिस्टेंस, एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है, वाई क्या है आपका वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये एक फार्मूला आता है। देखते हैं इस फार्मूले को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक रोड है, ये क्या है हमारे पास एक रोड, और ये एक्सिस है, ये क्या है, ये हमारे पास एक्सिस, हमारे पास एक एक्सिस, इसको क्वेश्चन में हम लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन में हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास एक रोड है, जिस रोड की आपको रोड का मास दिया गया, आपका रोड का मास है आपका कैपिटल एम, इसकी लेंथ है कैपिटल एल, मतलब कैपिटल एल लेंथ है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई होगी एल के बराबर, है ना। अगर आपको मैं पूछूं आपको बताओ रोड किस डायरेक्शन में रखी गई है, तो आप बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ये दिख रहा है, एक्सिस किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इसको बोल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन में ये जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें एक्सिस बना के नहीं देगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वो रखा गया है। तो एक्स डायरेक्शन में, एक्सिस आपको दिखाई दे रहा होगा वाई डायरेक्शन में। तो अगर हमको इस डायग्राम को अगर पूछा जाए कि ये क्या ये कंटिन्यूअस बॉडी है, तो है। क्यों कंटिन्यूअस बॉडी है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल है आपस में लगे हुए हैं कंटिन्यूअस मैनर में है, तो ये कंटिन्यूअस बॉडी है। अगर हमको कंटिन्यूअस बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो फार्मूला यूज करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर नहीं डी एम, या फिर हम इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, है ना। तो देखो अब क्या होगा इस फार्मूले, देखो डी एम क्या है आपका,
मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट, मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट, और आर एक्स क्या होगा आपका डिस्टेंस। तो अगर आप इस एक्सिस से डिस्टेंस को देखें, अगर आप इस एक्सिस से डिस्टेंस को देखें तो जो ऑब्जेक्ट है, जो कंटिन्यूअस बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, और जो बहुत सारे पार्टिकल हैं, पार्टिकल का डिस्टेंस भी उस एक्सिस से अलग अलग है, जैसे सेंटर ऑफ मास में था। जैसे देखिए कि अगर इस बॉडी का एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस यहाँ से अलग होगा, इस पार्टिकल का डिस्टेंस अलग होगा, इस पार्टिकल का डिस्टेंस अलग होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो बॉडी जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनका डिस्टेंस अलग अलग है, कहाँ से, एक्सिस से। इसलिए हमको एक छोटा सा पार्ट एज्यूम करना होगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि एक छोटा सा स्ट्रिप होगा, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप होगा, स्ट्रिप स्ट्रिप जिसका मास होगा dm, जिसका मास होगा dm, और जिसका डिस्टेंस होगा x, और जिसकी चौड़ाई होगी, स्ट्रिप की चौड़ाई होगी dx, स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी होगी dx। तो आपको दो डायग्राम बनाने, एक डायग्राम बनाने क्वेश्चन की, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया था आपको, क्वेश्चन केवल इतना दिया गया था कि एक एक्सिस है और एक रॉड है, रॉड की लंबाई है l और उसका मास है m, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और एक्सिस को अगर नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं p q। अगर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम इसको, फाइंड आउट आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस पी क्यू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस पी क्यू। अब आपको पी क्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस रॉड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा है एक फार्मूला, आई बराबर क्या लिखा है हम लोगों ने, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम है ना। तो एक्स क्या होगा, एक्स तो डिस्टेंस होता है, और हमने माना है एक डिफरेंशियल पार्ट माना है, क्योंकि हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है। तो हमको एक छोटा सा पार्ट एज्यूम करना होगा। हम एज्यूम करेंगे कि एक डिफरेंशियल पार्ट होगा यहाँ पे, जो जिस तरीके से हमने स्ट्रिप के फॉर्म में बनाया है, उसका डिस्टेंस इस एक्सिस से एक्स कंसिडर करेंगे। तो ये डिस्टेंस एक्स हो गया, और डीएम इसका मास कितना है, डीएम हो गया। आपको पता है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो लीनियर मास डेंसिटी होगा वो होगा लैम्डा। हमने लिखा था, पढ़ा भी था इसको स्टार्टिंग में, कि जो लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी आपके पास लैम्डा, सिग्मा, रो भी की फॉर्म में होते हैं। तो आप यहाँ डीएम को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, डीएम को आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर, लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लैम्डा होता है उसका वैल्यू कितना होता है, मास अपॉन लेंथ। टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ कितना है l। अगर आप छोटे से पार्ट के लिए लिखें, छोटे से पार्ट का मास कितना है dm, छोटे से पार्ट की जो लंबाई है या विड्थ है उसको कितना है dx, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dm की वैल्यू को लिख सकते हैं, dm की वैल्यू को लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर, है ना। तो लैम्डा इंटू डी एक्स लिख दिया हम लोगों ने। अब लैम्डा क्या है, कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो अब आप एक्स स्क्वायर का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट किसका होगा, लिमिट भी एक्स का होगा, है ना। आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट भी उसी का होता है। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट भी उसका होगा। मतलब यहाँ पे जो लिमिट होगा वो होगा x1, यहाँ को x2। डेट मीन्स वी हैव लैम्डा की वैल्यू हम लिख देंगे m अपॉन एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स का डी एक्स। अब x की लिमिट कितनी है, x की लिमिट देखो, ये जो हमने स्ट्रिप माना थी, स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी थी dx, स्ट्रिप का विड्थ कितना था dx। अब स्ट्रिप को कितना बड़ा किया जाए कि आपका कंप्लीट क्वेश्चन का डायग्राम बन जाए, ओरिजिनल डायग्राम। तो हम बड़ा करेंगे, स्ट्रिप को बड़ा करते जाएंगे और स्ट्रिप को अगर हम कर दे l लंबाई, तो स्ट्रिप पतली सी एक स्ट्रिप थी, उसको अगर l लेंथ कर दें तो एक ओरिजिनल डायग्राम बन जाएगा क्वेश्चन का। तो ये बन जाएगा इसका ओरिजिनल, ये होगा अपर लिमिट मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस, मतलब या फिर हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस
जहाँ तक आपको लेके जाना है। अब आगे लेके नहीं जाएंगे, आगे लेके नहीं जाएंगे। क्यों आगे लेके नहीं जाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको ओरिजिनल डायग्राम पूछा है आप उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस भी उतना ही लेना है। अच्छा, अब स्ट्रिप का मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? आप स्ट्रिप को छोटा करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। क्या लिखेंगे? 0, लोअर लिमिट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो पाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाएंगे आप m/l x³ अपॉन 3, लिमिट है l 0, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा m/l इंटू l³ अपॉन 3। अगर कैंसिल आउट करें तो आप पाएंगे ml² अपॉन 3 के बराबर। तो ये आपका निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? रॉड का। किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में? PQ एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्या फोन में ना गैसियस स्टेट क्लास 11 NCERT डाउनलोड करके मेरे को भेजना। मैं कहाँ से भेजूँगा यार, इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट लेना, लेना भेजूँ। तू क्या कर, तू डाउनलोड कर सकता है। मैं नहीं करना चाहता, तू करके दे। मैं कहाँ से करूँगा? गूगल क्रोम अच्छा देख लूँगा, मिल जाएगा, भेज दूँगा। मेरे में नहीं खुलता है ना। यहाँ पे मेरे में नहीं खुल रहा, यहाँ पे यहाँ पे बात ही नहीं है, मैं कहीं पे भी खोल लूँ। अच्छा, यहाँ बायजूस शॉपर नहीं खुलता यहाँ पे। नॉर्मल NCERT ना मिल जाएगा। क्या यार, संगीत का परेशान कर दिया मेरे को, थक गया पढ़ा पढ़ा के, बहुत जल्दी थक गया तुमसे। तुमसे ज़्यादा पढ़ाता हूँ। वहाँ पे 12:30 बजे खत्म होता है ड्यूटी। शुरू होता है 8 बजे करेक्ट। 8 कितने बजे से कितने कितने घंटे का चलता है? 8 से 9:30, 9:30 से 11, 11 से 12, 11 से 12 बजे तक 1.5 घंटे लगभग। बकायदा चेकिंग होता है भाई, कौन टीचर है, क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है कि बात कर रहा है, सब। चलो ऐसे पढ़ाया जाए, पढ़ाई खत्म किया जाए। सिलाना बहुत पड़ता है इसमें। तो समझ में आया होगा आपको कि कैसे आप एक कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, और भी क्वेश्चन देखें, हम एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेम रॉड है जो हमने भी बनाया था, लेकिन अभी आपने क्या किया, आपने एक इस रॉड को आपने इस एक्सिस, ये एक ऐसा एक्सिस है जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये रॉड रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। कैसे घूम रहा है?
इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, है ना। इसका मास है m, इसका टोटल लेंथ है l। मतलब क्या है ये, क्या है, एक रॉड, क्या है ये, रॉड, ये रॉड है और एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, जो आपको एक्सिस डॉटेड लाइन के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे रॉड, है ना। और रोड का जो बीच वाला पार्ट है वो हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब इसको बोलते हैं हिंज्ड, एच, एच मतलब हिंड बोलते हैं, हिंज्ड। हिंड का मतलब होता है कि आपने ये मान लो इसमें आपने कील ठोक दी हो, कील ठोक दी हो मतलब इसको कांस्टेंट कर दिया हो, इसके पोजीशन को आपने फिक्स कर दिया हो। अब ये रोटेट कैसे होगा, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में से गोल गोल घूमेगा, ये वाला पोजीशन आपका फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये गोल गोल ऐसे रोटेट करेगा। अब देखो क्या होगा, अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे, ये हुआ क्वेश्चन, क्या हुआ क्वेश्चन। अगर आप इसको फिर से डायग्राम सॉल्यूशन के फॉर्म में बनाएं तो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो ये डायग्राम बना आपका सॉल्यूशन, टोटल मास इसका कितना है, कितना मास m, और ये एक्सिस है आपके पास जिसके रिस्पेक्ट में इसको हिंड कर रहे हैं हम, हिंड मतलब इसको रोटेट कर रहे हैं, है ना। ये एक रॉड है, रॉड, या फिर इसको ऐसे समझ जाओ ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ऐसे से रोटेट हो रहा है, ऐसे पहले ये वाला पॉइंट इधर आ रहे हैं, फिर से ये वाला पॉइंट इधर आ रहे हैं, फिर से ये वाला पॉइंट इधर आ रहे हैं, ऐसे रोटेट हो रहा है ना, रोटेट हो रहा है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है या फिर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। अगर इस एक्सिस को नाम दे दें हम लोग तो नाम दे सकते हैं पी क्यू, पी क्यू। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइंड आउट इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पी क्यू, है ना। तो अगर ये पी क्यू है, अगर आपको फार्मूला लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, किस डायरेक्शन में अलाइन है ये, एक्स डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एम। अब डी एम क्या होता है आपका, डीएम होता है मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट, क्या होता है, मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट। तो आपको एक छोटा सा पार्ट लेना होगा, क्यों लेना होगा, क्योंकि जो एक्स है मतलब डिस्टेंस, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप, स्ट्रिप का मास कितना है डीएम, स्ट्रिप का मास है डीएम, और स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, एक्स, कितना है एक्स। स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है, स्ट्रिप की चौड़ाई है dx, स्ट्रिप चौड़ाई कितनी है dx, है ना। मतलब स्ट्रिप कितना चौड़ा है dx, है ना, dx। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, फिर से डीएम को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा डी, और फिर उसके बाद dx के बराबर, इसका मतलब फिर से लिखेंगे लैम्डा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। लेकिन अब क्या करना होगा आपको, अब आपको x की लिमिट डालनी है। तब x की लिमिट आप कैसे डालेंगे, है ना। आपको पता है कि जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया स्केलर है, स्केलर होता है मतलब हमेशा जुड़ेगा, घटेगा कभी नहीं, हमें स्केलर है और हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हमेशा जुड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, मान लो इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो। तो अगर इस पॉइंट को ओरिजिन मान ले आप, तो इसकी लंबाई कितनी है l, टोटल लंबाई कितनी है l, इसकी टोटल लंबाई l है। तो अगर इसको आप ओरिजिन मान लो तो इतना लंबाई कितना हो जाएगा l/2, इतना लंबाई कितना हो जाएगा l/2। तो आप इसको बोल सकते हैं, इसके पोजीशन को बोल सकते हैं आप -l/2, इसके पोजीशन को बोल सकते हैं +l/2, क्या बोल सकते हैं, +l/2। तो ऐसा उसको बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि ओरिजिन के एक साइड नंबर नेगेटिव होते हैं, एक साइड पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम लिमिट के फॉर्म में बोलेंगे -l/2 +l/2। मतलब आप x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब लिमिट डालना है x का। तो आप इसका लिमिट, आपको इसको लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, जो आपने स्ट्रिप माना है, स्ट्रिप को कितना बढ़ाना है, l/2, l/2 कितना बढ़ाना है, l/2। मतलब एक साइड इसको l/2 तक लेके जाना है और एक साइड -l/2, मतलब आप लिमिट लेंगे -l/2 से लेकर l/2, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू कितना होता है, मास अपॉन लेंथ, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। इंटीग्रेशन करने से पहले हमें एक फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है हमें, कि जब भी इंटीग्रेशन होता है और लिमिट हमारे पास हो -a, यहाँ पे हो x² dx, तो हम इसको इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं, अगर a है -a है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a x² dx। ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं -a से लेके a तक, है ना, -a से लेके a तक। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके a तक और इसको 2 टाइम्स कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, है ना, 2 टाइम्स कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप इसको इस फार्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 से l/2 और इसको कर देंगे 2 टाइम्स, है ना। उसके बाद लिख देंगे x² dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 2m
बाय एल इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर 3/3, लिमिट कितना है L/2 0। अगर हम लिमिट को पुट करें तो आप पाएंगे हमारा आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वैल्यू आएगा 2m/L एक्स की पावर क्यूब, 3 कॉमन निकल जाएगा तो 3 को यहाँ लिख दो, और बचा क्या एक्स की पावर क्यूब, उसमें लिमिट डालेंगे L/2 तो ये हो जाएगा L की पावर 3/2 की पावर 3, तो आंसर बनेगा 2m/3L इंटू एल की पावर 3/8। अब ये कटेगा क्या, कटेगा 2 और 8 कटेगा, आंसर आएगा 4, तो आंसर आएगा एल और एल भी कटेगा तो आंसर आएगा mL²/3, ये एल है ना, एल है 24 नहीं, ये एल है, एल और ये कट गया तो आंसर क्या आया 3 इंटू यहाँ क्या बचा 4, 3 इंटू 4 12, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mL²/12 है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आज यहीं तक रहेगा, इसके बाद का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर डाउट है आप वो आप तो पूछ सकते हैं मुझसे। तो यहाँ आज हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल के बारे में हम पहले से देख रहे थे, आज हमने उस पर कुछ क्वेश्चन किए और हमने देखा कि अगर बॉडी कंटिन्यूस बॉडी होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालेंगे, और जो हमने फार्मूला लिखा फार्मूले को एग्जीक्यूट कैसे करना है, लिमिट कैसे पुट करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, डेंसिटी को डेंसिटी में कन्वर्ट कैसे करना है ना। तो इतनी चीज़ें हमने सीखी आज। तो डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को यहीं प्रिंट करते हैं। ओके, थैंक यू।